शुभारंभ करने के बाद ओम बिरला कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। कानून बनाते समय कानून के पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन कानून पर चर्चा न होना, नीतियों कार्यक्रमों पर चर्चा नहीं होना, मुद्दों पर चर्चा न होना, यह हमारे लोकतंत्र की एक अच्छी संस्कृति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हम लोकतंत्र की जननी के रूप में विश्व में माने जाते हैं। हमारी पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पारदर्शी चुनाव, सत्ता का हस्तांतरण दुनिया के अंदर निर्देश दिशा देते हैं। दुनिया के कई देशों में सैनिकों के आधार पर सत्ता पलट का काम होता है, लेकिन हमारे यहां पर सत्ता का हस्तांतरण जनता के द्वारा होता है, जनता के दो मतों के आधार पर होता है। और इसीलिए मेरा आपसे विचार है कि इस मंथन पर हम यहां बैठे हैं, 2 दिन तक विचार पर बैठे हैं। मुझे अच्छा लगा जब राहुल जी ने, अलग अलग विधायकों ने जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो नई प्रैक्टिस अपनाई, नए सामाजिक कार्यक्रम चलाए, लोगों की जीवन की बेहतरीन करने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए सरकार की योजनाओं के बाद अपनी योजनाओं को लागू कर काम किया। उनका परिदृश्य, उनकी प्रदर्शनी मैंने देखी है। कई संस्थाओं के उच्च मापदंड मर्यादाओं के विचारों को भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात साक्षी मलिक की करते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सरन सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने जो दाखिल पुलिस की तरफ से चार्जशीट की गई थी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ब्रजभूषण को कसूरवार ठहराया है, कहा कि इस पूरे मामले पर चार्जशीट मिलने का वो इंतजार कर रही हैं। पॉक्सो की पीड़ित के केस वापस लेने पर साक्षी मलिक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि किस बयान को वो मानेगा या कथित पीड़िता का परिवार में चूंकि दबाव में वो था, पॉक्सो की धारा पुलिस ने हटाई है। आगे उन्होंने कहा कि WFI चुनाव में हमारी मांग है कि इसमें ब्रजभूषण के घर का कोई भी सदस्य नहीं हो। फेडरेशन का निर्माण एकदम नए रूप से होना चाहिए। चार्जशीट में जो है वो दोषी करार उनको दिया गया है और बाकी क्लियर जब होगा, जब हमारे जो लीगल टीम ने है एप्लीकेशन डाली है, 1-2 दिन में उनके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी, देन वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। पॉक्सो की जो धारा है वो हटा ली गई है, इस पर क्या कुछ बोलेंगे आप? देखो, ये पुलिस ने हटाई है, लेकिन जैसा हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से वाले बयानों को मानेगा, पहले वाले या जो भी बाद में हुआ है। और रही बात उसकी, वो तो काफ़ी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां पर सेना और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और पुलिस ने अपने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 5 विदेशी आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बड़ी कामयाबी की पुष्टि की। कश्मीर पुलिस के ADGP के मुताबिक सुरक्षा बलों को यहां आतंकी छिपे होने की खबर मिली थी और उसी के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उन्होंने बताया कि इलाके को घेर लिया गया, तलाशी अभियान चलाया गया और अभी भी फिलहाल ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 5 आतंकियों को ढेर किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से। तो नियंत्रण रेखा पर आतंकियों के घुसपैठ के प्रयास को नाकाम करते हुए सेना ने जो सामान बरामद किया है उसमें बताया जा रहा है कि हथियार, गोला बारूद हैं और पुंछ थाने इन्हें लाया गया है। सामान का जो प्रदर्शन था वो मीडिया के सामने भी किया गया। अज्ञात आतंकियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। न्यूज 18 से विशेष बातचीत करते हुए DSP ऑपरेशन अजाज अहमद चौधरी का कहना है कि बहुत बड़ी सफलता पुलिस की और BSF जवानों की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सोसाइटी के पार्क में खेल रहे 7 साल के बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया। दरअसल
के मास्क को भी काफी बुरी तरह से उसको नोचा गया है और घाव गंभीर होने पर डॉक्टर अब सर्जरी की बात कर रहे हैं। फिलहाल परिजनों के मुताबिक उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल करवाया है, एफआईआर भी दर्ज कराई है। ये मामला आपको बता दें कि क्रॉसिंग इलाके का है। यहां पर चित्रावन सोसाइटी है, जहां पर देर शाम एक छात्र नमन खेल रहा था पार्क में और इस दौरान अचानक पिटबुल ने उस पर हमला बोल दिया। आनंद फानंद में वहां पर मौजूद गार्ड्स ने मासूम को कुत्ते से बचाया, उसे घर पहुंचाया, मगर पिटबुल घुमा रहे मालिक वहां से आराम से निकल गए। ओया सीनेटर शेरोज ब्राउन पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका की आगामी राजकीय यात्रा पर कहते हुए नजर आए हैं कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। कहा कि ओया में एक मजबूत भारतीय अमेरिकी समुदाय है। हम दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि 20 जून से अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री और उसी को लेकर ये प्रतिक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लव जिहाद की करते हैं। लव जिहाद के आरोपी तनवीर को अररिया से ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया है और उसे रांची की अदालत में पेश अब किया जा सकता है। तनवीर को 14 जून को बिहार पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर सिकटी से गिरफ्तार किया था। 15 जून को अररिया कोर्ट ने उसकी रिटार्निंग रिमांड मंजूर की थी और इसके बाद रांची पुलिस उसे लेकर रवाना हुई। तनवीर खान पर रांची की मॉडल मानवी राज ने शादी और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मॉडल लव जिहाद मामले में आरोपी तनवीर को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर रांची के सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि आरोपी तनवीर जो है उसे रांची पुलिस के संरक्षण में लेकर आया गया, जिसके बाद पुलिस जो है कोर्ट से रिमांड मांगी कि ताकि पूछताछ को आगे बढ़ाया जा सके। तनवीर पर फिलहाल धर्म परिवर्तन के दबाव को लेकर, जान से मारने की धमकी को लेकर कई गंभीर चार्जेस लगाए गए। ये मामला जो है महाराष्ट्र के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 28 मई को पीड़िता द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद इसे राजधानी रांची के गोंदा थाना में ट्रांसफर कर दिया गया। फिलहाल बीते दिन जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में रांची के पेश किया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और नरसिंहपुर में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू प्रेमिका से शादी करने के लिए सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। नरसिंहपुर के चिचली में रहने वाली फाजिल खान को आम गांव बड़ा में रहने वाली सोनाली से प्रेम हुआ। जब प्यार चढ़ा तो उसने सोनाली से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलने का फैसला लिया। करेली के राम मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ सनातनी संगठन के बीच सनातन धर्म अपनाकर उसने सोनाली से शादी की। मेरा नाम फाजिल खान था, आज अब मेरा नाम अमन राय हो गया है। अमन भाई, मुलाकात गाड़ावारा में हुई थी हमारी। गाड़ावारा से बात चलनी हुई, फिर ऐसे मोबाइल पे बात चलते चलते दोनों साथ में रहने लगे थे। हम लोगों की 5-6 साल बातचीत हुई है मोबाइल में, तो हमको रहती हुए 2-3 साल हो गए साथ में। अब शादी की है। पता था तुम्हें ये कौन है, कौन से बिलोंग करते हैं? हाँ पता था। क्या? पहले मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, बट वो हिंदू कास्ट में आना चाहते थे, इसलिए मैं तैयार हुई थी शादी करने के लिए। मूलतः अमन जी जो थे, उनके पिताजी हिंदू ही थे, परंतु उनके विवाह के कारण उन्होंने अपना धर्म बदला और आज अमन शुरू से ही हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करता था, मंदिर आता जाता था। उसके मित्र सब हिंदू थे और उसको हिंदू धर्म में काफ़ी अच्छा लगता था। तो जैसे ही ये सब चीज़ों की जानकारी लगी, उसके माध्यम से खबर आई, हम तक पहुंचा कि हमको हमारी सनातन धर्म में वापसी करनी है। तो हम सभी ने सम्मिलित प्रयास करते हुए हमारे करेली के साथी और सभी लोगों ने अमन की वापसी उसके पुराने सनातन धर्म में कराई हो। और अब आपको पटना लिए चलते हैं, जहां पर कालिदास संग्रहालय में अनुसुईया सभागार का उद्घाटन हुआ है। मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी ने सभागार का उद्घाटन किया। उनके साथ कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय भी मौजूद रहे। इस मौके पर मनोज वाजपेयी पटना के कलाकारों से रूबरू होते हुए नजर आए। कहा कि बिहार आने का वो बहाना ढूंढते रहते हैं। हजार भी हों कि उन्होंने हमेशा बिहार से जोड़े रखा है मुझे अपनी जिद के कारण। अब ऐसा नहीं कि मुझे आज आते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं बहाना ढूंढता रहता हूं कि कोई न कोई बहाना मुझे मिले कि मैं फ्लाइट पकड़ूं और सीधा पटना पाऊं। उन्होंने इस केंद्र की स्थापना किया, इस केंद्र के जीर्णोद्धार में कुछ भी किया। मैं चाहता हूं कि न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार में कला संस्कृति
का उत्थान हो। और देखिए 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और इस साल यात्रा को यादगार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने जम्मू से कश्मीर तक अमरनाथ यात्रा मार्ग के किनारे अलग अलग स्टॉल लगाने का फैसला किया है। तीर्थ यात्रियों को डोगरा और कश्मीरी भोजन भी परोसा जाएगा। पेश है राजनवीर की रिपोर्ट। इस साल अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जंक फूड पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई है और ये लंगरों में यात्रियों के लिए दस्तयाब नहीं रहेगा। इसके बजाय इस साल अमरनाथ यात्रियों को डोगरा और कश्मीरी खानों का मजा चखने का मौका मिलेगा। श्राइन बोर्ड की जानिब से 120 से ज्यादा लंगर के कयाम के अलावा JKRLM की जानिब से स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां यात्रियों को डोगरा खानों जैसे राजमा चावल, चना दाल, कलारी और अंबल दिया जाएगा, जबकि कश्मीर में उन्हें कश्मीरी खैवा वगैरह के स्टॉल मिलेंगे। हमें ऑनरेबल LG की तरफ से खास डायरेक्शंस हैं कि हमारी महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करें। तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट यात्रा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अपना एक जो है स्टॉल वो लगाने वाले हैं। उसमें खाना और साथ साथ हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम, ये 2 चीजें तो पक्का होंगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल चीजें हम सिर्फ अमरनाथ के लिए बनाते हैं, जैसे रेन कोट्स हो गए, स्लीपिंग बैग्स हो गए, और वो चीजें जो कि यात्री को जरूरत होती है और कई जगह पर नहीं मिल पाती हैं। इस साल हुकूमत की तवज्जो यात्रियों की सेहत पर है और इसने पहले ही लंगरों और मुख्तलिफ स्टॉलों पर इजाजत याफ्ता और ममनुआ खानों और दीगर अशिया पर मुश्तमिल फहरिस्त का ऐलान किया है। मजीद ये कि JKRLM इस इक़दाम के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फरोग दे रहा है। यात्रियों को न सिर्फ इन स्टॉलों पर मुख्तलिफ डोगरा पकवान चखने का मौका मिलेगा, बल्कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए तैयार करदा मकामी दस्तकारी के मसनूआत भी खरीद सकते हैं। जम्मू के लोगों ने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब बाहर का यात्री अमरनाथ के लिए आएगा तो उसको अंकल चिप्स और कोक हम नहीं देने वाले। हम उनको अपना लोकल डोगरी खाना और कश्मीर में लोकल कश्मीरी कहवा खाना ये हम देने वाले हैं, ताकि एक आइडेंटिटी हमारे पास उनकी रहे कि यहाँ पर ना हम लोग डिस्पोजेबल कुछ यूज करते हैं, हम स्टील के बर्तन यूज करते हैं, कुल्हड़ वगैरह हमारे बहुत यूज होते हैं, और कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हम इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारी आइडेंटिटी है ये हमारी शख्सियत का एक हिस्सा है। ये हम एक बहुत बड़ा स्टेप मानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से आएंगे वो एक देखेंगे कि डोगरा कल्चर क्या है, उनका खाना क्या है, उसका टेस्ट लेंगे और हमारा जो है डोगरियों को जो भी हमारा कल्चर है वो प्रमोट होगा। इस साल उम्मीद है कि मुल्क भर से 8 लाख से ज्यादा यात्री अमरनाथ गुफा की यात्रा करेंगे। हुकूमत यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है और JKRLM की ये पहल भी इस ज़िम्न में माविन साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। 24 फरवरी 2022 की वो तारीख जब हजारों भारतीय अचानक संकट में फंस गए। हजारों भारतवंशी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर के कारण ठिठके हुए थे। हर गुजरते वक्त के साथ स्थिति बिगड़ती जा रही थी। प्राण पर संकट के बादल नाच रहे थे और ऐसे में भारत सरकार ने 2 दिन के अंदर यूक्रेन से भारतीय को निकालने का 21वीं सदी का सबसे बड़ा मिशन लॉन्च किया। 90 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए 22,000 से ज्यादा भारतीय और 147 विदेशी नागरिकों को वॉर जोन से निकालने का ये योजना कैसे बनाई गई और दिन रात कैसे इस योजना पर काम किया गया, कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया, इसकी एक एक जानकारी होगी आपके सामने। देखिए